हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का वन शॉट लेक्चर, जिसमें लेंस और कुछ प्लेन मिरर के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। ये है, देखिए, एक ऑब्जेक्ट रखा है 12 सेंटीमीटर दूर पे। तो एक प्लेन मिरर पहले यहाँ पे रखा है, जहां कहीं भी सामने, जानते हैं कि बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा 12 सेंटीमीटर दूर पर सेम पे। मिरर को खिसकाया 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को नहीं खिसकाया है। ये 4 सेंटीमीटर खिसका दिया, यानी ऑब्जेक्ट का नया डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए, अब इसका इमेज जो बना होगा, इसका इमेज बनेगा ये इस मिरर से 8 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। अब यहाँ इमेज बनेगा तो कितना इमेज खिसका, तो देखिए ये 12 सेंटीमीटर है, 4 इसमें से कम कर दीजिए, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 12 है, ठीक है। तो ये 12 सेंटीमीटर पहले की तरह ही रहा है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर अगर हम यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो यहाँ से कितना बचेगा डिस्टेंस, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। अब देखिए, चूंकि हमें बताना है कि इमेज कितना खिसकेगा, इमेज कितना खिसकेगा, ध्यान से देखिए, इमेज यहाँ से यहाँ खिसकेगा और ये डिस्टेंस हमें चेक करना है। अब देखिए, ये डिस्टेंस ये 12 है और ये 4 है, और चूंकि ये 8 पे है तो ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो इमेज कितना खिसका भैया, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर खिसकेगा टुवर्ड्स द मिरर। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पॉइंट सोर्स है एक, इस पे एक आदमी चल रहा है, ठीक है, और विद द प्लेन मिरर का दिया हुआ है, हैंगिंग वर्टिकली ऑन अ मैन वॉक्स ऑन द, इस पे चलता है जो 12 डिस्टेंस पे है यहाँ मिरर से। तो कह रहा है कि डिस्टेंस जहां तक ये आदमी इस ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकता है लाइट सोर्स का। तो ये देखिए, पहली बात तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज बनेगा भैया यहीं पे इमेज बनेगा इसका, और ये बनेगा जितने दूरी पर रखा है, यानी एल पे है तो एल पे बनेगा भाई। अब क्या है, देखिए, ये दिखता कब तक है, ये तब तक दिखेगा इसका इमेज इसको जब तक रिफ्लेक्टेड लाइट इसकी आंखों तक पहुंचेंगी। तो एकदम एक्सट्रीम रेज लेते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो एक्सट्रीम रेज अगर लेते हैं यहाँ से, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, और इधर वाली किनारे वाली एक्सट्रीम रेज लेते हैं और ये यहाँ पे आएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये इमेज यहीं पे बन रहा होगा, इसी से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। तो देखिए, ये एक बड़ा सा ट्रायंगल है और एक छोटा सा, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियोज बराबर करना है। तो आप देखिए, हमको ये मान लीजिए कि ये ए बी तक यहाँ तक के दिखेगा, तो ए बी बड़ा वाले का ये साइड इसके पैरेलल डी है। अब देखिए, बड़े वाले की हाइट देखते हैं, तो देखिए ये 2L प्लस एक L 3L हो गया। तो बड़े वाले की हाइट ये है और छोटे वाली की हाइट है L, ये कट गया, तो ये ए बी मैक्सिमम डिस्टेंस तक दिखाई देगा जो 3D के इक्वल होगा। आंसर ये यही है, 3D। बहुत क्लियर है, एकदम सिंपल से ज्योमेट्री है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि प्लेन मिरर के केसेस ज्योमेट्रिकली हैंडल होते हैं। शॉर्ट ऑब्जेक्ट है, हाइट 100 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसका स्फेरिकल कोई मिरर है जिसका फोकल लेंथ है एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ है 40, इमेज जो फॉर्म है उसकी हाइट 25 सेंटीमीटर और सेम ओरिएंटेशन का। अब देखिए, सेम ओरिएंटेशन का अगर कॉनकेव मिरर में बना होगा तो बड़ा बन जाएगा, कॉन्वेक्स में छोटा बनता है हमेशा। इससे क्लियर हो गया कि वर्चुअल इमेज बनेगा ऑपोजिट साइड ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इनमें ये है कहानी। फोकल लेंथ मिरर का R/2 होता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, अगर मेजरमेंट में जाएंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से इधर की ओर मेजर होता है, तो ये पॉजिटिव होता है प्लस R/2। R/2 फॉर्मूला होता है, कॉनकेव मिरर में ये -R/2 लगा होता। तो फिलहाल के लिए आंसर यही है। अब आते हैं कुछ हम लोग लेंस के फॉर्मूले पे बात करते हुए और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो लेंस में देखिए, लेंस के कुछ हम फॉर्मूले ब्रीफ कर दे रहे हैं जो अपने काम का है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग
रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस पे, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस मतलब स्फेयर का कोई टुकड़ा रहा होगा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर समथिंग आर है। तो कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी मान लो ये में भी एक स्फेरिकल पार्ट का है और जिसका हम बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये है, ये सेंटर है, यहाँ से बात करेंगे हम लोग और ये इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। सारा डिस्टेंस हम यहीं से मेजर करते हैं। इस साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है या μ2 है, अगर मान लीजिए इस साइड ऑब्जेक्ट रखा है किसी u डिस्टेंस पे और एक लाइट रे यहाँ जाती है, ये नॉर्मल खींचेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब μ1 μ2 में कोई भी ज्यादा हो कम है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सीधी सी बात है। जहां से लाइट इंसिडेंट चलेगी, इंसिडेंट रे चलेगी और जो दूसरे मीडियम में जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है, तो जहां से इंसिडेंट साइड है ना उसी को μ1 बोल रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए कहीं इमेज बनेगा तो इसका फॉर्मूला होता है μ2/v माइनस μ1 अपान u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान r। ये ध्यान रहे बेटा कि इसमें कोई भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया गया है। तो अगर हम जो भी नोन लेंगे तो विद साइन लेंगे, नोन विद साइन लेंगे। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v इमेज डिस्टेंस ऑलवेज टेकन फ्रॉम दिस पी, ठीक है, एज पर साइन कन्वेंशन लगाएंगे। तो ये किसी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए भी वैलिड है, इवन ये प्लेन के लिए भी वैलिड है। तो फॉर प्लेन सरफेसेस में अगर बात करें तो जो हम प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं उसमें भी ये लगा सकते हो, r को इन्फिनिटी रख दोगे तो ये जीरो पार्ट हो जाएगा। सबसे आसान है इसी से अपरेंट और रियल डेप्थ वाला जो मैटर होता है आप इससे सॉल्व करो तो ज्यादा कन्वीनियंट होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो μ2/v इज इक्वल टू μ1 अपान u, तो ये ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस का रिलेशन को बता देगा, v इज इक्वल टू u इंटू μ2/μ1। ये सबसे बढ़िया है, अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ का जो फॉर्मूला रखते हैं उससे बेहतर है कि आप इसे याद रखो, ये ज्यादा कंफर्टेबल है। μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट रे स्टार्ट करेगी, यानी इंसिडेंट साइड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ भी विद साइन ही रखेंगे, नोन जो भी होगा तो यहाँ पे रख सकते हो, जहां पे एंटर करेगी दूसरे मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होता है बेटा, बिल्कुल सही। तो प्लेन सरफेस पे भी लगा दिया हमने इसी फॉर्मूले को। और जहां तक बात मैग्निफिकेशन की है तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इसमें भी फॉर्मूला होता है। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला इसमें लगाएंगे ये होता है μ1 अपान μ2 और v अपान u, ठीक है। नॉन विद साइन, ये बात हर जगह लागू है, नॉन विद साइन। उल्टा इमेज बनेगा माइनस में आएगा मैग्निफिकेशन, और अगर सीधा इमेज बनेगा तो प्लस में आएगा। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले की लिस्ट रही। अब देखिए कर्व्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन से प्लेन को भी डील कर लिया इसमें हमने। आगे की ओर जरा बढ़े तो अगले वाले पार्ट में आते हैं हम फॉर्मूले में। आप लेंस का फॉर्मूला जानिए। तो लेंस फॉर्मूले में अगर बात करें हम तो लेंस मेकर सबसे पहले बात करेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और इसके लिमिटेशंस को जानेंगे जो हम लोग अपने कोर्स में पढ़ते हैं। कोई भी लेंसेज सबके लिए वैलिड है। बना रहे हैं जैसे हमने ये कॉन्वेक्स लेंस, बट ये बाई कन्वेक्स है, अलग अलग रेडियस भी लिया है। इसका कोई मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज करिए ग्लास का ये म्यू है, और ग्लास है चाहे जो भी है, ये आप कर दीजिए इसको लेंस का मटेरियल है, तो म्यूवेल आप इंडिकेट करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सराउंडिंग में चारों ओर से एक जैसा मीडियम में डूबा होना चाहिए लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, और ऑप्टिकल सेंटर से सारा डिस्टेंस यहाँ मेजर करते हैं लेंस के। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है अपना बेटा, ये फॉर्मूला होता है 1 अपान ए फोकल लेंथ, और ये होता है लेंस का मटेरियल अपान सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1,
1/r1 माइनस 1/r2। ये फॉर्मूला है कॉन्वेक्स कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, वट एवर भी, ये सब पे वैल्यूड है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर सिर्फ म्यू लिखते हो तो आप याद रखो कि लेंस का मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में, और कंडीशन की सराउंडिंग पूरे लेंस के चारों ओर एक जैसा ही मीडियम होना चाहिए। सिर्फ लेंस मान लो ग्लास का है, इसको पानी में डुबाया तो अच्छे से डुबा दिया, ऐसा ये फॉर्मूला तब नहीं लगेगा जब इधर मीडियम अलग होगा, इधर मीडियम अलग है, इधर पानी है, इधर ग्लिसरीन है या समथिंग एल्स है। उस केस में क्या करते हैं, हम इस सरफेस पर रिफ्लेक्शन कराएंगे और फिर इस सरफेस पे, और देन फाइनली फोकल लेंथ निकालेंगे, पैरेलल लेंस गिरा देंगे और किसी का भी फोकल लेंथ निकाल लेंगे। इसी तरीके से फाइनली जहाँ पे कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पॉइंट नजर आएगा उसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। लेंस फॉर्मूले के नाम पे हम लोग बात करते हैं तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो आपके सारे क्वेश्चन इससे हैंडल हो जाएंगे मेरे समझ से, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे आईटी हो या जेई एडवांस हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने स्टैंडर्ड मीनिंग में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और ऑलवेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस आर ऑलवेज measured from optical center of lens, optical center of lens, और f फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ इसी से गवर्न होगा लेंस मेकर फॉर्मूले से, ये भी वहीं से मेजर होगा, ऑलवेज मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, और नोन को विद साइन आप रखोगे, ये बात हर जगह लागू है, विद साइन पुट करेंगे बेटा, ठीक है, क्या करेंगे, विद साइन पुट करेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्ट का, इमेज का और साइज के से रिलेटेड जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के अगर बारे में बात करें हम, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है इसका, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन स्मॉल m जो फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v अपॉन u, और इसको f अपॉन f प्लस u के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। कहाँ से आया, तो आप ये क्रॉस चेक करके आप देख सकते हो कहाँ से आया फॉर्मूला। तो आप इस फॉर्मूले में जो ऊपर वाला रखा है, आप यहाँ पे क्या कर लो, u से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 बन जाएगा, ये u/f बन जाएगा। इसको इधर ले जाओगे तो u प्लस f अपान f आ जाएगा, u अपान v आ जाएगा, पलट देंगे तो ये आ जाएगा। और इसमें भी बेटा है विद साइन रखोगे, जो नोन होगा उनको, अननोन को छोड़ देंगे, साइन के साथ जैसा भी आएगा वैसे बता देंगे। ये सारे लेंस के लिए वैलिड है। m माइनस में आ गया तो इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अगर m पॉजिटिव आ गया तो इमेज इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। ये बेसिक डीलिंग है लेंस की। अब बात करते हैं हम लोग, जैसे लेंस में कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं, थिन लेंसेस इन कॉम्बिनेशन, थिन लेंसेस इन कॉम्बिनेशन। मान लीजिए थिन लेंसेस कांटेक्ट में रखते हैं, उसका इफेक्टिव फोकल लेंथ का क्या फॉर्मेट होता है, क्या फॉर्मूला होता है। तो ये थिन लेंसेस इन कांटेक्ट, इफेक्टिव फोकल लेंथ बात करते हैं, थिन लेंसेस इन कांटेक्ट, थिन लेंसेस इन कांटेक्ट। तो अगर थिन लेंसेज है कांटेक्ट में तो हम लोग कैसे डील करते हैं, यहां पे देखिए इधर लिख दे रहे हैं थिन लेंसेस इन कांटेक्ट। ऐसे भी हमारे कोर्स में क्या है, सिर्फ थिन लेंसेज ही है, थिक लेंसेज है ही नहीं है। कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, कोई सा भी हो, ठीक है। देखने में हमने ऐसे बनाया है और ऐसे भी पता है कि अगर किसी लेंस को उससे के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल में अगर लिक्विड बेड डाल देंगे तो उसका लेंस का नेचर रिवर्स हो जाता है।
अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो डाइवर्जिंग लेंस का बिहेवियर करेगा, और डाइवर्जिंग लेंस है तो कन्वर्जिंग लेंस का बिहेवियर करेगा। और सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल में लिक्विड में डुबा देंगे किसी लेंस को तो उसका सिंपल मामला ग्लास प्लेट का हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगा, फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से थिन लेंसेज करते हैं, तो इसमें हम इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं, और ये फॉर्मूला होता है इस तरीके से, और 1/f इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 इस पर जेई मेन में और नीट में भी कई बार राउंड क्वेश्चन आ चुका है। 2 से 3 से ज्यादा लेंसेज ऐसे नहीं रखते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट दिए जाते हैं, कुछ शेप दिया जाता है, कंबाइन करके लिक्विड फिल कर दिया, दिस दैट जो भी है। पावर क्या होता है, तो पावर ऑफ जो लेंस होता है ना, वो 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस होगा। लेंस मेकर फॉर्मूले से निकालते हैं, पावर का एसआई यूनिट जो होगा वो डायोप्टर होगा। ओके, ठीक है, तो ये मीटर में होगा तो ये डायोप्टर में होगा, अदरवाइज 100 से आप सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आप मीटर बदल दो, जैसे भी कर लो। इफेक्टिव पावर पे अगर बात करोगे आप तो ये आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन। और बाकी हम लोग ज्यादा सेपरेशन वाले मामले पे बात नहीं करते हैं, यही ज्यादातर आता है, ठीक है। इफेक्टिव फोकल लेंथ का कहानी है, थिन लेंसेज कांटेक्ट में आएगा। बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो जनरली, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है, तो इसमें जैसे एक लेंस का पोजीशन है और एक स्क्रीन पहले ही से फिक्स रहती है अपने जगह पे, और ये एक ऑब्जेक्ट है, इनको खिसकाना नहीं है, ऑब्जेक्ट का साइज ओ ले लो भैया, ठीक है। तो लेंस के 2 पोजीशंस के लिए, यानी ऑब्जेक्ट 2 पोजीशंस 2 आएगा, उसी को लेंस के 2 पोजीशंस बोलते हैं। अगर इसको खिसकाते हैं इसीलिए डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन जहाँ पे रियल इमेज प्राप्त करना है हमको, ये फिक्स होता है। मान लो साइज ऑफ इमेज I1 आया, एक दूसरे केस में I2 आया, और ये x सेपरेशन है, तो फोकल लेंथ लेंस का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है d² माइनस x² अपॉन 4d। और ऑब्जेक्ट का जो साइज है अंडर रूट ऑफ साइज ऑफ इमेज इन 2 केसेस, एक बार ये लेंस पोजीशन, ये दूसरा लेंस पोजीशन, और दोनों लेंस पोजीशन के केसेस में मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट तो 1 होता है, ठीक है, आप ये देख सकते हो। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, देखिए इसका यूज करते हैं क्वेश्चंस वगैरह में डायरेक्ट लगाने के लिए, और d की वैल्यू 4f से ज्यादा या बराबर होगी तो ही इमेज की पोजीशन पॉसिबल है। रियल इमेज इस ऑब्जेक्ट पोजीशन तभी पॉसिबल होगा जिसके लिए स्क्रीन पे रियल इमेज ही तो मिलेगा, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। तो ये कुछ ऐसे डिस्कशन था इसमें, और बाकी हम लोग जो बातें करेंगे क्वेश्चन के थ्रू जनरली बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर इसमें बात करें जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली क्या होता है, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन का, ठीक है, यानी मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है ये क्या होता है बेसिकली, तो मैग्नीफाइंग पावर इस केस में फिलहाल अगर बात करेंगे तो d/f होता है, d इज द 25 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए है, और नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी फाइनल इमेज इज ऑब्टेन्ड एट इंफिनिटी। और दूसरे में मैग्नीफाइंग पावर जो होता है 1 प्लस d/f, 1 यूनिट ज्यादा हो जाता है व्हेन फाइनल इमेज यहाँ बनता है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन 25 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ पे देखिए, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर हम बात करें तो मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट में, या ऐसे जनरल वाइज बात करें तो VO/EO, ठीक है,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी अपान, यहाँ पे आप रख दीजिए यूवी, ये जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला मतलब यूवी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस, ठीक है। वीओ इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, यू, ठीक है, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, और यूओ इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहाँ पे क्या है कि अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनता है, दिस इज केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस अगर बात करें बेटा, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में फाइनल इमेज बनाता है कौन, आई लेंस बनाता है। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसका फोकल लेंथ के बराबर रहा होगा। तो अगर इसको रखेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा बेटा वीओ अपान यूओ, और यह आएगा डी अपान एफ ई। चूंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस काफी क्लोज होता है ऑब्जेक्टिव लेंस के, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, और एक ये भी दोनों लेंस का सेपरेशन पे अगर बात करते हैं, तो दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन जो होता है ना, एल लेंथ लेते हैं। जैसे आपसे ध्यान से देखो, वीओ और यूवी का सम होगा, तो लेंथ के लिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कहीं फॉर्मूला, तो एल इजिकल टू आप वीओ प्लस यूवी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर लेंथ लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हो आप वीओ प्लस यूवी के जगह एफ ई लिख देंगे, राइट। अब चूंकि ये काफी क्लोज होता है, तो इसी ऑर्डर का होता है, एफओ के ऑर्डर का होता है, जो इसका फोकल लेंथ होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का। शॉर्ट फोकल लेंस के लेंसेज यूज करते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर ये लेंथ के ऊपर चला जाएगा लगभग, यूवी भी, मतलब वीओ काफी क्लोज हो जाएगा आई लेंस के, तो ये एल का काम करेगा एल डी अपान एफओ इंटू एफ ई। ये जो फॉर्मूला यूज हुआ है ये नीट 25 में आया हुआ है, ठीक है। 2025 में क्वेश्चन था डायरेक्ट, जिसको लोग कह रहे थे कि अप्रोक्सीमेट आंसर है, जबकि एग्जैक्ट आंसर है। और दिस फॉर्मूला इज गिवन इन एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी में गिवन फॉर्मूला है और काफी इंपॉर्टेंस रखता है। और फाइनल इमेज जब इंफिनिटी पे न बन के और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा, तो थोड़े से फॉर्मूले में वेरिएशन आ जाता है। तो क्या वेरिएशंस होता है, ऐसे आप फॉर्मूले लगा के भी निकाल सकते हो। तो फाइनल इमेज एट डी अगर हो गया, तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वीओ अपान यूओ 1 प्लस डी अपान एफ ई। ये पार्ट कर सकते हो, मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का है, और सेकेंड वाला पार्ट ये मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई आई लेंस कह सकते हो। तो इसका ऐसे यूज नहीं होता है। दूसरा, टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में अगर मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बात करें नॉर्मल एडजस्टमेंट में, तो एफ ओ अपान एफ ई होता है, उल्टा बनता है, इमेज माइनस लगाते हैं, इस वजह से हमने लगाया नहीं है, मैच्योर्ड फॉर्मेट में लिखा है। मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर माइनस बताता है कि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, और यहाँ लेंथ होता है एफ ओ प्लस एफ ई। लेकिन ये तब माना गया है कि जब ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने जो इमेज जो अगर उससे बनता है, तो एफ ओ पे क्यों बनेगा, वीओ को एफ ओ क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी में मान लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कि 2 किलोमीटर दूर है, ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका कुछ सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो एक तरह से 1 अपान वी ओ प्लस 1 अपान यू ओ इक्वल टू 1 बाई एफ ओ लगाओगे, और ये किलोमीटर में यू ओ रखोगे, तो वी ओ लगभग वेफो के ऑर्डर में आएगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, अगर कंपेरेटिव डिस्टेंस पर रखा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे केसेस बदल जाएगा। तो इस केस में लेंथ के नाम पे जनरलाइज जो फॉर्मूला होगा वो वीओ प्लस एफ ई होगा, जिसका यूज नीट 16 में किया गया था। और बाकी ऐसे नॉर्मल एडजस्टमेंट के अलावा दूसरा केस नहीं आया है, तो उसको हमें करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला निकालना चाहते हो तो निकाल दो। और फिलहाल ये
इसका डायमीटर ज्यादा रखते हैं ताकि ब्राइटनेस इमेज का क्या रहे, ज्यादा रहे। ये सेपरेशन है, ये एफई है और ये एफओ है। तो ये हम लोग मान कर चलते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल केस टेलीस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट का ही केस ज्यादा यूज किया गया है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको फॉर्मूला रटना है, जस्ट अपने हिसाब से जैसा जिस फॉर्मेट में रटा होगा वही बेहतर होगा। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम ए और बी है सेपरेटेड बाय अ प्लेन बाउंड्री, द स्पीड ऑफ लाइट, इसमें दिया हुआ है अलग अलग मीडियम में। देखिए इस मीडियम में ए वाले में स्पीड कम है, इसमें ज्यादा है, यानी पहला वाला मीडियम डेंसर है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी का फॉर्मूला होता है रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान डेंसर मीडियम। और हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट सी अपान म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उल्टा है। अब यहाँ देखिए इसका मतलब यह है कि स्पीड म्यू का उल्टा है। तो अब ये बताइए रेयरर मीडियम रेयरर अपॉन डेंसर है, तो डेंसर का स्पीड अपॉन रेयरर वाले में स्पीड को रखेंगे। तो डेंसर वाली स्पीड ऊपर रखेंगे तो डेंसर में स्पीड कितनी है, कम होगी 1.5 10 टू द पावर 8 और ये होगा 2 × 10 टू द पावर 8। ये कैंसिल हो गया तो ये 3/2 और नीचे 4 हो गया। तो थीटा सी इनवर्स में ऐसा लिखा है साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू 0.75 होता है। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। बढ़े बेटा आगे की ओर। देखिए ये एक बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन जो है आपका बेटा, ये इस साल जेईई मेन का क्वेश्चन है 2026 का, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, जो नीट में भी आने की बहुत प्रोबेबिलिटी रख सकता है। आएगा नहीं आएगा बात की बात है। दो थिन लेंस है प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट इन एयर, द कॉम्बिनेशन बिहेव्स एज, तरह की क्या। तो देखिए कॉम्बिनेशन कर रहा है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का कैसा बिहेवियर होगा कांटेक्ट में रखने पे। देखिए फोकल लेंथ ऑफ पावर उल्टा होता है, तो पावर जिसका ज्यादा होगा ना वही डोमिनेट करेगा, तो फोकल लेंथ जिसका कम होगा वो डोमिनेट करेगा। तो दूसरे केस में देखिए कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ ज्यादा है कॉनकेव से, तो कॉनकेव का बिहेवियर करेगा। उल्टा हो गया, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ ज्यादा है तो कॉन्वेक्स का पावर क्या होगा, कम होगा, यानी पावर किसका ज्यादा होगा, कॉनकेव का, इसलिए कॉनकेव का बिहेवियर करेगा। बाकी में कॉनकेव का फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम है, तो बिहेवियर कॉन्वेक्स होगा। यहाँ कॉनकेव बोल रहा है, गलत है। बराबर में का कोई मैटर नहीं, बराबर होगा तो क्या होगा, तो पावर 0 हो जाएगा, फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट्स ऑल, खत्म कहानी, आगे बढ़ो। ये सब नए क्वेश्चंस कॉम्बिनेशंस है। दो कॉनकेव लेंस को प्लेस किया है, सेपरेशन 15, और ये भी है जेईई मेन 2026 का क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहाँ बनाएगा, पहला लेंस। फॉर L1 के लिए बात करें तो हम सिंपल सा बेस फॉर्मूला आप लगाइए, 1/V1 पे -1/-15 इज इक्वल टू 1/-10। तो 1/V1 जो आएगा ये भी प्लस होकर उधर माइनस जाएगा, तो -1/10 और कॉमन ले लिया -15। तो यहाँ से आप देखिए माइनस में आ रहा है 15, 10 ऊपर में 25 और नीचे में आप रखो 150। तो ये आ रहा है -V1 -6 सेंटीमीटर आया। यानी देखिए 6 सेंटीमीटर पे इमेज डिस्टेंस इधर ही बना है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ये 15 और 5 और +1 21 सेंटीमीटर इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो फाइनल इमेज निकालने के लिए 1/V -1/U इज इक्वल टू 1/F -15। तो यहाँ से देखिए 1/V2 निकालेंगे तो वैसे ही ये भी है कहानी, माइनस कॉमन ले लिए तो 1/15 ये प्लस 1/21। आप यहाँ से V2 निकालिए, और निकालना क्या है हमें फाइनली V2। तो आप निकालिए और इसको ऐसे करिए, 21 और 15 जोड़ दीजिए, देखिए, और 15 × 21, और आप कटाइए इसको यहां से 3 से,
फिर कटेगा 4 से, ये देखिए कितना आ रहा है इसमें 35/4 रिवर्स करेंगे V2 निकालने के लिए तो पलट जाएगा, तो माइनस में आ रहा है, वर्चुअल है, इसका मतलब वर्चुअली बनेगा सारा कॉम्बिनेशन, तो कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो कॉम्बिनेशन दिखा है उसमें माइनस में आ रहा है, तो ये इधर ही बनेगा। ठीक है, तो इधर ही इसका ऑब्जेक्ट भी था, तो इमेज भी इधर ही बनेगा, -35/4 सेंटीमीटर फ्रॉम L2। तो कैलकुलेटिव था थोड़ा सा। कन्वेक्स लेंस ए, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस बी है। ऑफ देखिए कॉन्वेक्स लेंस है ए और एक कॉनकेव लेंस है बी, इसका है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। कह रहा कि सेम एक्सिस के अलॉन्ग रखा गया है, प्रिंसिपल एक्सिस के कॉमन है, इनके बीच का सेपरेशन के बारे में बात करना है और करे कि पैरेलल लाइट आए और पैरेलल निकल जाए। तो देखिए इसमें से पैरेलली तभी निकलेगी जब इसके फोकस पे निशाना आएगा, जो यहाँ से लाइट रे कन्वर्ज होके आएगी तो इसको फोकस पे निशाना लगाएगी। अगर बेसिक है 10वीं क्लास में भी ये रे डायग्राम पढ़ाया जाता है तो ही पैरेलल जाएगी, पहले अगर कन्वर्ज कर दोगे तो डाइवर्जिंग जाएगी और डाइवर्ज हो जाएगी, पैरेलल निकलने का कोई चांस नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि दोनों का फोकस एक ही जगह है। 20 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है, तो 20 में से इसका ये 5 सेंटीमीटर जो फोकल लेंथ है इससे वाले का कम कर दो तो 15 रह गया। सीधा सा एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है, कोई हाई फाई चीजें नहीं है इसमें। ये है नीट जो 21 का क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन है, ये जेई में भी पहले आ चुका है। तो इसमें कैलकुलेशन है लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंट कैलकुलेशन करना है इसमें। देखिए ये इसका हम ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इमेज लगाएंगे पहले कॉन्वेक्स लेंस का, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ इसका है कॉन्वेक्स का प्लस में 30 सेंटीमीटर। तो 1/v1 जो आएगा 1/30, ये प्लस होके इधर माइनस, आप ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/60, यानी v1 आ रहा है प्लस 60 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से इधर 60 सेंटीमीटर। देखिए 40 ये और ये इमेज पहला वाला बनेगा 20 सेंटीमीटर यहाँ पे। मतलब कि ये समझ लो कि आप लाइट रे ऐसे निशाना लगाएगी मिरर पे और यहाँ पे निशाना लग रहा है। अब देखिए अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है इस प्लेन मिरर के लिए तो ये 20 सेंटीमीटर सामने बना देगा, मतलब आप थोड़ा अंदाजा लेकर बनाओ, ये दूसरा इमेज है 20 सेंटीमीटर बन गया, ऑब्वियसली ऐसे बनेगा, ये रियल बनेगा। अब देखिए इसके लिए 20 सेंटीमीटर अब बचा, ठीक है, लेंस के लिए सामने इधर है। अब देखिए इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो आप गेस कर सकते हो विद इन फोकस है तो इसी साइड बनेगा इसी साइड बनेगा, तो इसका मतलब ये है कन्वेक्स लेंस के उसी साइड बनेगा। कितने पे बनेगा, आप ये डिस्टेंस निकालोगे तो अंदाजा लग रहा है कि क्या आएगा, ये f/2 पे डिस्टेंस है, ठीक है, तो विद इन फोकस है, तो विद इन फोकस है तो हमें पता है, कुछ आइडिया होना चाहिए, विद इन फोकस होगा तो एनलार्ज बनता है, वर्चुअल बन जाएगा और वर्चुअल बनेगा उधर ही जाएगा। तो देखिए मिरर के उस साइड ही बनेगा, इस साइड बनेगा। अगर कैलकुलेशन फाइनली करना है तो आप फॉर्मूले में रख के वापस फाइनल इमेज निकालो, 1/v माइनस 1/u। मान लो कि ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर रखा है, माइनस मतलब इधर वाले को ही बोल रहे, इज इक्वल टू 1/f 30 है, तो आप यहाँ पे फाइनल इमेज पोजीशन निकाल सकते हो। तो 1/30 माइनस 1/20, तो आप ये कर सकते हो, एलसीएम ले लो, ऐसे ही आप कर लो नॉर्मल कैलकुलेशन, 20 माइनस 30 माइनस 10। आप ध्यान से देखो फाइनल आ रहा है कितना, -60 सेंटीमीटर, यानी लेंस से -60 मतलब इधर ही की तरफ जाएगा, तो 40 ये और 20 ये, यानी फाइनल इमेज यही बन रहा है जहां पे दिखा रहे हो आप। तो यही आंसर है पहला वाला। वो बहुत नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन करना, फाइनल डिसीजन लेना होता है, क्योंकि इसमें फाइनल इमेज के बारे में बोला गया था, मतलब कोई भी रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन छोड़ना नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन टफ था। अब यहाँ पे ये क्या है, एक थोड़ा सा ये पुराना क्वेश्चन है, ये AIPMT का, ये नीट का, लेकिन बहुत होशियार क्वेश्चन है। देखिए प्लेनों
कॉन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू ए प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो प्लेनो कॉनकेव लेंस बनाते हैं। इसमें क्या है कि ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पूरा फिट कर दिया, तो पक्का फिट किया होगा, और ऐसे कह रहा है कि फिट करेगा कि इनका पैरेलल सरफेस पैरेलल टू ईच अदर है, मतलब इसमें हमने ये फिट कर दिया भाई। लीजिए, ये हमने ये फिट किया है, ये वाला है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई μ2, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट एग्जैक्टली इन प्लेनो पैरेलल टू ईच अदर इफ द लेंसेज आर मेड ऑफ मटेरियल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव μ1 एंड μ2। अब देखिए μ1 एंड μ2 है, तो किसको μ1 किसको μ2 बोल रहे हो, तो हम उसी ऑर्डर में ले लेंगे। प्लेनो कॉन्वेक्स जो लिखे हो इसको हम मतलब इस हिसाब से ले लेंगे, इसके लैंग्वेज के हिसाब से μ1, इसको हम लोग ले लेंगे μ2। बाकी देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर फिट है तो ऑब्वियसली सेम होगा, r है। फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये देखिए आ गया 1/f इफेक्टिव इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 आप इसी को प्लेनो वाले का ही निकालते हैं, आप किसका निकालते हैं, तो μ1 माइनस 1/r। देखिए फोकल लेंथ निकालने का मतलब ऐसे पैरेलल लेंस गिरा दो आप, इसके साथ साइन कन्वेंशन, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r पॉजिटिव है, और ये प्लेन इन्फिनिटी है, तो ये आ गया 1/f2 क्या आएगा दूसरे वाले का, तो ये आएगा μ2 माइनस 1/∞ माइनस इसका ये वही आएगा प्लस r कन्वेंशन। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना आएगा बेटा, 1/f1 प्लस 1/f2। तो μ1 माइनस 1/r प्लस ये बेसिकली माइनस में है, तो माइनस में लिख दो आप, यहाँ पे इसका वाला माइनस लगा रहे हैं, ठीक है। तो μ2 माइनस 1 अपन आर, ये माइनस पे था, बेसिकली हमने जोड़ा है 1/f1 प्लस 1/f2। आर कॉमन दिख रहा है यहाँ पे सीधे सीधे, तो 1/f इफेक्टिव जो निकाल रहे हो, ठीक है, तो आर कॉमन ले लो, μ1 माइनस 1 माइनस μ2 माइनस माइनस प्लस 1, ये कट गया, तो आया कितना μ1 माइनस μ2 अपान r। तो ये अपना इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा भाई, उलट देंगे भाई, और क्या करेंगे, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालने के लिए पलट देंगे r अपान μ1 माइनस μ2, r अपान μ1 माइनस μ2, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है। बड़ा सिंपल तरीके से बनाना है, एक छोटे से फॉर्मूले का शानदार सा यूज करते हुए। अब यहाँ पे देखिए एक प्रिज्म का क्वेश्चन आ गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म पूछा गया है। अगर लाइट रे देखिए आ जाती है 60 है तो ये 30 एंगल है। अब देखिए ये 30 है तो ये 60 होगा, तो ये वाला एंगल 30 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पे क्रॉस द बाउंड्री इस वाले सरफेस पे इसमें इसला लगा दो, म्यू दिया हुआ है √3, यहाँ पे साइन ऑफ एंगल विद द इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 एयर है चारों तरफ, एंगल ऑफ इमर्जेंस जो भी आएगा नहीं पता है, साइन 30 1/2 होता है, ये √3/2 बना देगा, और साइन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो ये वैल्यू हो गया 60 डिग्री। बहुत आसानी से आंसर आएगा। ये है नीट 21 का क्वेश्चन। तो ये सब सेलेक्टिव क्वेश्चन है जहां फंस सकता है मामला। ये नीट 20 का क्वेश्चन है, पेपर आसान था बट ये क्वेश्चन थोड़े से बढ़िया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन वन सरफेस, स्मॉल एंगल प्रिज्म है with angle of prism A, and emergence normally from the opposite surface, ठीक है। If the refractive index of the material of the prism E where then the angle of incidence is nearly equal to, अब देखिए रे इंसिडेंट हुआ एंगल I, इंसिडेंस एंगल पे 1 सरफेस स्मॉल एंगल है प्रिज्म, तो आप कोई प्रिज्म बना लो। आप जैसे आपने ये प्रिज्म बना लिया, ठीक है, आपने यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे प्रिज्म पे, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, और यहाँ से आप लाइट रे, अब ये कह रहा है कि जब यहाँ से निकल रहा है ना लाइट रे,
तो आप जैसे कुछ ऐसा बनाओ कि जैसे हाँ थोड़ा सा लगे कि बढ़िया बना है और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आई ये निकलेगा जैसे पूरा आप डायग्राम ना बनाओ, ये करा कि नॉर्मली लिखना, तो ये तो जीरो हो गया। हमने ये पढ़ा है कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन जब होता है तो ये R1 एंगल होता है, R2 जीरो है यहाँ पे, ठीक है। R2 जीरो होगा तभी तो E जीरो रहा होगा। तो R1 के जगह पे R1 प्लस R2 की सम क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिंस। R2 जब जीरो है तो R1 क्या हो गया, एंगल ऑफ प्रिंस के बराबर। अब आप स्नेस लगा दो, 1 इंटू साइन आई, फॉर स्मॉल एंगल आई लिखते हैं, साइन थीटा थीटा लिखेंगे, साइन आई भी, साइन R1 भी, साइन R2 भी, सब साइन हटा के सिंपल एंगल लिखेंगे। म्यू इंटू साइन R1, तो साइन R1 को हम सिंपली R1 लिखेंगे, R1 के जगह पे आपको A रख देना है। तो आई क्या निकल गया, म्यू इंटू ए, डायरेक्ट आंसर आ गया। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे की ओर बढ़े बेटा। एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है, ये है AIPMT 14 का। एंगल ऑफ इंसिडेंस 2A दिया, तो इसमें भी आप डायग्राम बनाए, टेंटेटिव डायग्राम बना लीजिए। अब ये कह रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें, और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 2A। कह रहा है कि एक सरफेस सिल्वर्ड है तो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट हो बैक हो जा रही है लाइट रे। ये तभी संभव है जब यहाँ पे लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पड़े तो ये 90 डिग्री गिरे, तो भी ये क्या, तो ही क्या हो सकती है, ये रिटर्न बैक लेगी, टर्निंग ले लेगी। तो इसका मतलब ये नॉर्मल गिरेगी तो ये 90 माइनस ए हो जाएगा। तो ये एंगल, ये 90 है, ए है, तो ये 90 माइनस ए, तो ये वापस ए हो जाएगा। तो यहाँ इसमें लगा दो 1 इंटू साइन 2A, 1 इंटू साइन 2A इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए, और सिंपली साइन 2 थीटा का फॉर्मूले से इसको ब्रेक करते हुए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से लिख देंगे, और म्यू साइन ए हो जाएगा, और साइन ए को कैंसिल कर देंगे, तो म्यू निकल गया भैया 2 कॉस ए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 कॉस ए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जर्व्ड, ये नीट 16 का ये शानदार सा क्वेश्चन है, हमने लिया ही है जहां पे गलती होने का पूरी चांसेस है। आप फॉर्मूले पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो जाएगा। फोकल लेंथ 40 एंड 4 सेंटीमीटर है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, A4 इज 40 हियर और AF इज 4 सेंटीमीटर। देखिए लेंस मस्ट बी सेपरेटेड, L पूछा है क्वेश्चन में। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट रखा है ना जो यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे रखा है। अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर दूर रखा है, कि आप नहीं ले सकते हो कि VO FO के बराबर होगा 40 के बराबर। तो यहाँ पे ये जो केस आया है, अगर ऐसे फॉर्मूला रटने वाला क्या रटता है, एनसीईआरटी में भी गिवन FO प्लस FE, तो 44 हो गया, कोई ऑप्शन में नहीं है, क्लोज 46 मारा तो गलत हो गया लोगों का। तो इसमें क्या है कि आप फॉर्मूले से निकालो 1/VO, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा था कि लेंथ का जो सेपरेशन होता है ना वो VO प्लस फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, नहीं लिखा होगा तो यही मानते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस, VO प्लस UV, क्योंकि लाल FE हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, तो इस ऑब्जेक्टिव का जो इमेज होगा इसके आइलेंस के फोकस पे बना होगा। तो 1/V माइनस 1/U, U इज माइनस 200 सेंटीमीटर और F इज प्लस 40 सेंटीमीटर। यहाँ से आप VO निकालोगे तब आंसर करेक्ट पाओगे। 1/40, ये माइनस प्लस हो के इधर वापस माइनस हो रहा है, और आप 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ज़्यादा सुविधा हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो 4/200 ये आ जाएगा आपका, उलट के 50 सेंटीमीटर आया VO। तो लेंथ के नाम पे 50 ये हो गया और प्लस 4 ये हो गया, सेंटीमीटर में चल रहा है, तो आंसर 54 सेंटीमीटर का आ रहा है भाई। आगे की ओर बढ़े बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है नीट का, AIPMT 15 का। तो इसमें देखिए यहाँ पे एक ये क्वेश्चन जनरली बच्चों का फंस जाता है, ये इसके गलत कम्युनिकेशन की वजह से, फॉर्मूले की हैंडलिंग मिस हैंडलिंग। तो यहाँ पे एक लाइन खींचा है जिसकी लेंथ L है,
अब ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है ना, ये होता है नॉर्मल केसेस में FO प्लस FE। आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और मैग्निफिकेशन आई लेंस का होता है फॉर्मूला हम लेंस वाला लगा देंगे, F अपॉन F प्लस U। U का ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, ये साइन के साथ लगाएंगे, माइनस कन्वेंशन लगा रहे हैं इस साइन का, माइनस FO प्लस FE इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू है मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज। आई बोल रहा है साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट L हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा। यहाँ देखिए, ध्यान से आप देखिए, कुछ कटपिट के क्या आ रहा है। FE ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस FO और माइनस FE, FE कट गया, ये आया है माइनस FE अपान FO, ये है I अपान L। अब हमें पता है कि मैग्नीफाइंग पावर होता है क्या, माइनस FO अपान FE। इसको उलट देंगे तो क्या आएगा, L अपान I। ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन था, सोचने वाला, थॉट वाला क्वेश्चन है। EIPMT 15 का, ये री एग्जामिनेशन का है, इसलिए लिखा है वैसा। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ। देखिए, मैग्नीफाइंग पावर में माइक्रोस्कोप में जो था, ये NCERT वाला जो फॉर्मूला था, इस पर गौर करो, जो 25 में आया था। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जब तक कुछ कहा ना जाए यही लगाओगे नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में। FO बढ़ाने से इसमें माइक्रो में घटेगा माइक्रोस्कोप में, और इसमें बढ़ाने पे बढ़ेगा, तो माइक्रोस्कोप में डिक्रीज करेगा और टेलीस्कोप में इंक्रीज करेगा। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ भाई। देखते जाना भाई। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस 10 और 15 फोकल लेंथ, सीधा लेंस मेकर फॉर्मूला 1/12 म्यू पता करना है, 1/R1, मतलब ये लेंस ये है, और थिन लेंसेस का है पहला ये R1, ये R2 का साइन हो जाएगा माइनस में 15। तो आप इसको सॉल्व कर लो, और म्यू -1, और ये आ जाएगा 15 और 10 ऊपर में 25 और नीचे में 150, और 150 कटा दो, 25 छक्का 150, 6 दूने 12, तो म्यू क्या आ जाएगा 1 + 1/2 दैट इज 3/2 दैट इज 1.5। तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये सब आप लोग बच्चे कर लेते हो आराम से, गलत होना भी नहीं चाहिए। साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना है। इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, बट कैलकुलेट आप कर सकते हो, एग्जैक्टली वही आएगा। इसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है। ये नया क्वेश्चन है नीट वाले बच्चे के लिए, क्योंकि ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो नीट वालों के लिए इसमें एक बनाते समय डायग्राम चूंकि दिया नहीं है, तो बनाने वाले का डायग्राम गलत हो सकता है। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30-20 है, और कॉनकेव सरफेस ऊपर है, और फील्ड कर दिया लिक्विड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बनेगा कैसे, पहले इसका फैसला करो। देखिए ये बनता है ऐसे, और आप ध्यान से देखो। अब ये कोई कहेगा कौन सा क्या है, तो देखिए ऊपर वाला रेडियस ना ज्यादा है, नीचे वाला कम है। देखिए ये ऊपर वाला ऐसे, नीचे वाला और ऐसे हो गया, गड्ढा बन रहा है, तो ये ज्यादा, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, नीचे वाला। इसके बारे में बोल रहा था, जो 1.5 है, ये 1.5 है, और ये 20 वाला है, और ये 30 सेंटीमीटर वाला है। और लिक्विड जो भरे हो ना भैया 1.3 का लिक्विड इसमें भरे हो, इसमें डायग्राम को लेकर कंफ्यूजन था। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.3 है, और इसका 1.5 है। तो आप इसको करोगे क्या ना, इसको दो लेंस मानकर इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगा दोगे, 1/F इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। आप किसी को भी ले लो अपनी इच्छा से। मान लो कि हम ऐसे ही लाइट रे ऊपर से गिरा रहे हैं, या इसको सीधा कर लो इससे घुमा के, तो अगर हम ऊपर वाले को F1 बोलते हैं, ऊपर वाले को मतलब लाइट रे ऐसे गिरा दी है पैरेलली,
तो कन्वेंशन इसके अकॉर्डिंग चला, आप टर्न करके लेफ्ट राइट कर लो, लेफ्ट से गिरा के राइट में फिगर देख लो, वर्टिकल से, ये ऐसे वर्टिकल है, जिसको थोड़ा इससे कर दो, वर्टिकल फ्रेम में ले लो। तो पहले वाले का 1/3 -1 यानी 3/10 होगा। कैलकुलेशन पूरा नहीं करेंगे। 1/∞ माइनस, ये देखिए लाइट इधर आ रही है, इसका रेडियस दोनों का ऊपर ही है, तो ये माइनस में आएगा, माइनस में 30, इसको आप सॉल्व कर लेना। 1/f2 1.5 मतलब 0.5 हो जाएगा माइनस करने पे। 1/r1 1/r1 -30 और माइनस ये भी -20 होगा, तो ये बेसिकली प्लस हो जाएगा। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे और इसमें रखोगे ना, इफेक्टिव फोकल लेंथ आएगा आपका 600/11 सेंटीमीटर। आप कोई कहेगा इतना कैलकुलेशन आ सकता है? देखो बता, 2016 में आया, 2014 में, 15 में, 13 में, ये सब कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और बाद में भी 22-23 में आया था, 24 में क्वेश्चन। तो ये इफेक्टिव फोकल लेंथ इसका ये आएगा। अब देखिए ये सिमेट्रिक बाई कन्वेक्स लेंस कट इनटू 4 इक्वल पीस पार्ट्स, 4 पार्ट में काट दिया। AB and CD as shown in the figure. The power of original lens is 4D. मान लो इसका 4D था, तो इसका 4 डायोप्टर जो भी रहा होगा 4D था इसका पावर इफेक्टिव। अब इफेक्टिव पावर था, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या रहा होगा? अब ऐसे सोचो आप, अगर फोकल लेंथ इसका f था, तो पावर इसका क्या रहा होगा? पावर 1/f रहा होगा। तो पावर 1/f पहले था, तो पावर 1/f था, इसी को तो आप 4D बोले हो भाई। तो क्या दिक्कत, इसको बोल रहे हो कि पहले का 4D था। अब इसको क्या कर दिया है, देन द पावर ऑफ पार्ट्स ऑफ द डिवाइडेड लेंस, पार्ट ऑफ द डिवाइडेड, 4 पीस में कट मारा। हमें पता है कि जब इसको AB से कट मारेंगे, जब ये वाला पीसेस जो बनेंगे, इनका फोकल लेंथ नहीं चेंज होगा, यानी पावर भी इसका नहीं चेंज होगा। जब इसको ऐसे कट मारेंगे, जब इसको ऐसे कट मारेंगे, तो पावर, तो फोकल लेंथ बदल के हो जाता है अपने पास कितना, 2f। कैसे पता चल गया? आप लेंस मेकर फॉर्मूला लगाइए और पता करिए। यहाँ पे देखिए R1 R2 कोई बदलाव नहीं हुआ। जब इसमें ऐसे कट मारते हैं तो एक सरफेस प्लेन हो जाता है, तो पहले f 1/f रहा होगा, इसी को पावर p बोल रहे हो, जिसको 4D बोल रहे हो आप। म्यू -1 1/r1 माइनस ये, तो ये 1/f म्यू -1 और 2/r ये आ गया। जब ये f' पे जाओगे, ऐसे वर्टिकल में कटिंग मारोगे, कोई भी 2 पीस ले लो, f' ले लो इसको, तो 1/f' क्या हो जाएगा भाई, 1 म्यू -1 1/∞ माइनस r, तो म्यू -1/r, म्यू -1/r क्या हो गया, 1/2f, f' क्या हो गया, 2f, यानी फोकल लेंथ डबल हो गया। तो पावर क्या हो जाएगा भाई, आधा। तो पहले पावर कितना था, 4D, तो इसका आधा कितना होगा, 2D। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ हाई फाई नहीं था, पुराना PMT का क्वेश्चन है जो जेई ने पूछा है, जेई 2025 का ये क्वेश्चन है। अब देखिए, आइडेंटिकल सिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f आर कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, L1 एंड L2। तो L1 एंड 2 वही आ गया क्वेश्चन बाई AB प्लेन से। तो जानते हैं L1 L2 में जो कटिंग मारेंगे वो f ही रहेगा ओरिजिनल का, और ऐसे मारेंगे तो 2f हो जा रहा था। तो ये बताओ L1 L2 का, अब कह रहा है कि रेशियो ऑफ लेंथ, L1 का फोकल लेंथ नहीं बदलता है, और L3 और L4, L1 और L2 दोनों बराबर होगा। यहाँ फोकल लेंथ FL3 और FL4 का बराबर होगा, वो 2f होगा। कह रहा है कि रेशियो बताओ, तो 1:2 दिखाई दे रहा है हमें। तो ये वही क्वेश्चन है जेई ने 25 में पूछा, पुराना PMT का क्वेश्चन है इसी जमाने का। बाई कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एज फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर इन एयर। बाई मतलब बराबर कर दिया, तो एयर में ये फोकल लेंथ ये बाद में रख लेंगे, और 1.5 है, तो ये -1 जब करेंगे ये 1/2 यानी 0.5 बन जाएगा। 1/r1 -1/r2, तो 1/r माइनस 1/r
करेंगे जब, तो ये बेसिकली 2/r हो जाएगा। ये लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन सराउंडिंग होता है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ था अपना। इसको 1/f डैश अब कैलकुलेशन करने पे कैसे हमें पता चल गया आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि जब हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जाएंगे तो पहली बात तो लेंस का नेचर बदल जाएगा और फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तभी तो पावर कम हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 3/2 और 1.6। आप ऐसा करो, इसको कर देते हैं ऊपर नीचे 15/16, तो 15/16 और -1 2/r, तो 2/r की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा माइनस में 1/16 और 2/r की वैल्यू पहले की तरह 2/f, f की मतलब 20 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा f डैश आया 1 में 160 सेंटीमीटर। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आया -160 सेंटीमीटर, जो ये करेक्ट है। और इसमें कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, इसलिए ध्यान से इसका कैलकुलेशन करना चाहिए हमारे समझ से। और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इसमें आगे की क्वेश्चन की तरफ। और ये हमारा है, अब ये अगला क्वेश्चन आने वाला है और इस पर हम आगे प्रोसीड करते हैं। आपने कोई चीज मिस किया दिमाग में, ये रखना भूल गया, वो रखना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं। Effective power of a combination of 5 identical convex lenses which are contacting along with the principal axis 25 diopter। 5 है, 25 डायोप्टर है, तो 5 पावर 1 का P है, तो 25 डायोप्टर है, तो एक लेंस का पावर होगा 5 डायोप्टर, तो एक का फोकल लेंथ होगा 1/5 मीटर में, तो 100/5 सेंटीमीटर में, यानी हो गया भैया 20 सेंटीमीटर। आगे की ओर बढ़े। फॉर द थिन कॉन्वेक्स रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ 15, तो ये वही क्वेश्चन आ गया वापस, डाटा का चेंज है बस, लेंस मेकर फॉर्मूला μ-1, इसीलिए लेंस मेकर में हमेशा म्यू को ऐसे ही याद रखो, लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय सराउंडिंग मीडियम, तो ये हो गया 1/15 -30, तो 1/20 μ-1। अब यहाँ पे देखिए, आप लिख दो 15 × 30 और 30 10 40 5 45, 45 ऊपर 15 से कटा दो और ये 10 से कटा दो, ठीक है, ये 10 इससे कटा दो, तो μ1 + 1/2 दैट इज 3/2 दैट इज 1.5 इज आंसर। आगे की ओर बढ़ो। पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, जेई 2024 में आया हुआ है, बट ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। अब देखिए इसमें कुछ है कहानी, बस एक पहले लेंस का इमेज डिस्टेंस निकालते हैं। आप देखिए 1/v1 - 1/u साइन कन्वेंशन +10, तो 1/v1 1/10 - 1/30, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके ये 2/30 1/15 कर दिए हमने, ठीक है, तो ये v1 आया प्लस में 15 सेंटीमीटर। अब इससे देखिए क्या आइडिया लगता है हमको, एक चीज का आइडिया लगा, इमेज 15 सेंटीमीटर पे बन रहा है, तो 15 सेंटीमीटर यहाँ से ये इसी के ऊपर बन रहा है पहला, तो जब ये मतलब कि रेस ऐसे आ रही होगी तो इसी पर निशाना लग रहा है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए जहां इसने इमेज बनाया ना, वो यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर है इस वाले लेंस से, और इसने कहा है कि 15 सेंटीमीटर, तो ये बताइए यहाँ से ना 15 सेंटीमीटर है, तो ये 5 छोड़ोगे तो 10 ही तो हुआ, यानी यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो इस लेंस के फोकल लेंथ के बराबर के डिस्टेंस पे बन रहा है, यानी यहाँ से जो रेज आ रही होगी ना, इस पर निशाना लगा रही होगी, तो यही इस कॉनकेव लेंस जो है ना, इसका f2 का ये फोकल लेंथ है, फोकस है, तो फोकस में जब टारगेट करेगा, कोई कन्वर्ज करती हुई रेज गिरेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो रेज इससे फाइनली पैरेलल हो जाएगी कॉनकेव लेंस से, और जब पैरेलल जाएगी तो इसके फोकस पे जाके यहाँ मिलेगी कहीं पे, तो इसका फोकस कितना पे है, तो 30 सेंटीमीटर दूर पे,
यानी फाइनल इमेज यही बन गया। देखिए एकदम डायरेक्ट आ गया आंसर, राइट ऑफ द थर्ड लेंस। बट ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत टेक्निकल है, 3 लेंस कॉम्बिनेशन में, जो जेई ने यूज किया इसको। देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव लेंस, इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसा कुछ भी नहीं है, 2f पे रख दोगे तो 2f पे बनेगा। ऐसे भी कॉनकेव लेंस में क्या बनता है, वर्चुअल और छोटा सा बनेगा, बिहाइंड द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा, छोटा बनता है। तो वहां बनेगा नहीं, उतने डिस्टेंस पे कैसे बन जाएगा? तो ये गलत स्टेटमेंट लग रहा है साफ साफ, तो ये रॉन्ग है और ये रॉन्ग है और सही नहीं है। दूसरा, कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, उसी से रेफरेंस में इरेक्ट इमेज बनाता है, बिल्कुल सही। और रियल ऑब्जेक्ट के केस में बिल्कुल सही है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ये पहला वाला ही होगा। फॉलोइंग, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसका लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसका 15 सेंटीमीटर है। एक पैरेलल ले जा रही है, पैरेलल हो गई, तो ये बताओ ऑब्वियसली इसके फोकस पे जाएगी और इसके फोकस से जाके पैरेलल हो जाएगी, तो f1 प्लस f2 का कॉम्बिनेशन है 10 प्लस 15, 10 25 सेंटीमीटर आगे की ओर बढ़ते हुए। इसका क्या है, फोकल लेंथ निकालना है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर टू द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। कर्व्ड सरफेस है, μ1 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, r तो कॉमन ही है, तो 2 लेंस बांध कर चलो, एक प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉनकेव। इसका पहले वाले का निकालते हैं 1/f1, म्यू माइनस 1 बाई इंफिनिटी माइनस, ये माइनस में r, ठीक है, तो 1/f2 μ2 माइनस 1 बाई माइनस r, 1/r1 माइनस 1 बाई इंफिनिटी। इफेक्टिव फोकल लेंथ आ गया कितना भैया, μ1 माइनस 1 बाई r प्लस μ2 माइनस μ1, ये माइनस में है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखिए r कॉमन ले लो, इफेक्टिव फोकल लेंथ आ गया 1/r कॉमन ले लो, तो μ1 माइनस 1 और माइनस μ2 और माइनस माइनस प्लस 1, ये कट गया। तो किसका रेशियो पूछा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इधर क्रॉस कर दो इसको ले जाकर, r अपॉन इफेक्टिव फोकल लेंथ। देखो जे ही है, लैंग्वेज को बदलता है खाली, तो μ1 माइनस μ2, तो ये है μ1 माइनस μ2, मॉड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ऑप्शन। तो बेसिकली μ1 माइनस μ2 होता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में इफेक्टिव फोकल लेंथ जो भी आएगा तो ये लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें μ1 μ2 क्या है दिया नहीं है, तो आप ऑप्शन जो अवेलेबल उसमें यही होगा। ये फोकस object is at the focus of concave lens having focal length f. What is the magnification and the distance of image from the optical center of the lens? तो ये बताओ, इमेज मैग्निफिकेशन के बारे में बात करें तो मैग्निफिकेशन लेंस में होता है f अपान f प्लस यू। f क्या रखोगे, फोकल लेंथ f है, कॉनकेव लेंस है, तो माइनस में साइन लगा के, माइनस में साइन लगा के ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, प्लेस एट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के फोकस पर रखा है, तो क्लियर नहीं है कौन से साइड से फोकस पे है, तो आप मान लो यही है फोकस पे, इधर वाले पे रखे हो आप ऑब्जेक्ट, ये मानकर हम कर रहे हैं, ध्यान रहे बात को। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस एफ रखेंगे, ऊपर में माइनस एफ और नीचे में माइनस 2f, एफ कट गया, ये आ गया इसमें 1/2, ऑप्शन 1/2 में एक ही है, तो हम बाकी दूसरा ऑप्शन ढूंढ नहीं रहे, और ऑब्वियसली जानते हो फोकस पर रखोगे तो विद इन फोकस ही बन रहा होगा, तो ये गेस कर सकते हो, सॉल्व करना है तो कर सकते हो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लाइट इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एयर शोन इन द फिगर, ये फिगर ये ऐसा है, फिगर बेसिकली ये है, और एक लाइट से इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, और ग्रीन लाइट जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड है, TIR हो रहा है, इसका मतलब ग्रीन लाइट का सिर्फ यहां से विब्ज्योर गिरी है, ऐसे सोचो, ग्रीन का TIR हो रहा है, तो क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी होता है 1/μ, और ये चलता है लेमडा के हिसाब से उल्टा,
म्यू और लैम्डा उल्टा है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा हो उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। तो देखो सबसे ज्यादा रेड का वेवलेंथ होता है तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल उसी का होगा। जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा उसका नंबर TIR में सबसे बाद में आएगा। कम वाले ना पहले TIR करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर आप ग्रीन का TIR करा दिए हो तो इनके 3 साथी पीछे वाले इनसे कम क्रिटिकल एंगल लगते हैं, उनका TIR हो जाएगा तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। ये कौन? VIB वाले 3, और उस पार 3 कौन जाएंगे? YOR वाले। तो ये क्या पूछ रहा है कि इमर्जिंग रेज इन एयर कंटेंस, इमर्ज में कौन है? तो येलो, ऑरेंज और रेड वाला ऑप्शन है। आगे की ओर बढ़ो भैया। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द ग्लास इंटरफेस एट द एंगल I, it emerges finally parallel to the surface of water, then the value of mu g will be। ठीक है। इसमें एक फिगर था तो फिगर इसमें मिसिंग दिख रहा है तो फिगर हमें बनाना पड़ेगा। तो फिगर को बना देते हैं। तरह की लाइट, तो इसमें एक आर्क दिखाया था लेकिन इसमें कोई दिया नहीं था, और इसको यहां से निकाला है पैरेलल। ये जो दिया है ना ये कह रहा है कि पैरेलल जाएगी। देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और यहाँ पे एयर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं तो देखिए ऑप्शन आएगा। तो अब देखिए लिखेंगे वही म्यू जी इंटू साइन आई। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ पे नहीं निकाला था, जैसे हम निकालिए तो वहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा था क्योंकि मिसिंग था, तो हमने अंदाजा बनाया था फिगर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 4/3 इंटू साइन आर। तो ऑप्शन में देखिए साइन आर में कोई नहीं है, पैरेलल बाउंड्री है चूंकि, तो यही एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाटर और एयर बाउंड्री पे बन जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन आर वाटर का बन जाएगा 4/3। अच्छा ये 4/3 साइन आर, और फाइनली इसमें चले जाएंगे 1 इंटू साइन 90 डिग्री। तो ये हो गया 1। अब देखिए इस पेयर से ऑप्शन नहीं है, इस पेयर से ऑप्शन है, तो बेसिकली म्यू जी क्या आ रहा है 1/sin i। तो ये कुछ चीजें होती है, जैसे मिसिंग था फिगर इस वजह से ऐसा हो रहा था। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, ये बहुत सिंपल सा है, जेई का ही क्वेश्चन है। अब देखिए द सर्फेसेस सब पैरेलल है, इमर्जेस CD इज पैरेलल टू द इंसिडेंट। AB और CD ये पैरेलल है, तो पैरेलल है ना, तो वह म्यू और साइन ऑफ एंगल विद द नॉर्मल का प्रोडक्ट लगातार पैरेलल बाउंड्री पे कांस्टेंट होता रहेगा। इसका जो रिफ्रैक्शन साइड लिखेंगे इसका इंसिडेंट साइड बनता जाएगा एक दूसरे का। तो जो पहला और आखिरी है ना ये पैरेलल तभी होगा जब मीडियम सेम होगा, यानी 1 और 4 सेम है तो ये सेम है मीडियम। तो ये बहुत बेसिक ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन था, स्नेल्स लॉ पे बेस्ड था, तो बहुत सिंपल ही था। और यहाँ पे भी देखिए यही कहानी, एक लाइट रे यहाँ पे आई। अब देखिए जब यहाँ से ये एंटर करी उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्योंकि मीडियम वही है। और फाइनली देखिए इधर का एयर, इधर भी एयर है, तो पैरेलल निकलेगी फिर से वापस ऐसे जो निकलेगी। तो देखिए ये और ये ना बस लेटरली शिफ्ट हुआ है, ऐसे पैरेलली निकलेगी। तो दो पैरेलली के बीच में भी जब ऐसे एंगल बनाओगे ना तो वही ना आएगा एंगल, बस लेटरल शिफ्टिंग हुआ है तो एंगल अल्फा ही आएगा। इसमें बस आपको कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा ध्यान से इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैचिंग है, आप ऐसा करो कि देखिए ये जेई का क्वेश्चन है, जेई लेवल का मैचिंग टेढ़ा है मामला, कैलकुलेटिव है चूंकि देखिए लेंसेज है, थिन लेंसेज है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑल सरफेसेस का आर है बराबर दे रखा है। तो ये कॉन्वेक्स वाला है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉनकेव इसी में मिला रखा है, तो सबका हर टुकड़े का निकाल लो। जैसे इसका निकालोगे ना तो आर आर बराबर कर दो, तो इसका फोकल लेंथ निकालोगे तो 1/μ - 1 1/r माइनस माइनस 1/r दैट इज 2/r। ये मिलाते जाओगे। जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स का निकालेंगे तो प्लेनो कॉन्वेक्स का हमें पता है कि जब ऐसे लेते हैं तो इसका इसी का जो f निकाले वो उसमें ये 2f आ जाएगा, ये पता है पहले से हमको। और प्लेनो कॉनकेव का निकाल लो, एक प्लेनो कॉनकेव का निकाल दो,
तो प्लेनो कॉनकेव का मान लीजिए एफ डैश है, तो 1/f' निकालोगे तो म्यू माइनस 1/इंफिनिटी माइनस प्लस में r इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 1/f' जो आएगा म्यू माइनस 1, ये स्मॉल r सिंबल लिया, तो आप स्मॉल r ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल r ही आप लिख दो भाई। तो ये सिंबल स्मॉल r पे ही लिख दो, ये आ जाएगा स्मॉल r पे, तो ये आ जाएगा माइनस में 1/स्मॉल r। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन पे जब लेंगे तो 1/f प्लस 1/f 2/f हो जाएगा। इस तरीके से सारा मैचिंग करते हुए अगर बात करेंगे तो ऑप्शन ये वाला आएगा, मतलब P का दूसरा मतलब कि r/2 आएगा। कैसे आएगा, तो एक जैसे क्रॉस चेक कर लिया आपने, जैसे ये दो लेंस है, इसका आ जाएगा वो इफेक्टिव फोकल लेंथ 1/f प्लस 1/f 2/f, और 2/f में 1/f की वैल्यू है यहाँ पे, आइए आप ऐसे क्रॉस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इफेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 है, तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 1.5 रखोगे ना तो 0.5 आएगा, 1/2 कट के 1/r आएगा, नहीं स्मॉल f के जगह पे r आएगा, तो यहाँ पे स्मॉल f के जगह r है, तो यहाँ पे रख के देखो, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ जो आएगा यहाँ पे इफेक्टिव फोकल लेंथ वो आएगा स्मॉल f/2, तो यहाँ पे देखिए f के जगह r है तो r/2, तो ये कैलकुलेटिव है, दूसरा वाला आ रहा है p का दूसरा, ये चेक करोगे तो सारा ऐसे ही आएगा। बस इसमें समझ लो कि बहुत सारे लेंसेज को मिला दिया गया, ये आसान मैचिंग नहीं है, जेई का क्वेश्चन है, तो ये साधारण क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो आप अगर नीट 25 लेवल पे जाते हो तो इसको ओके किया जा सकता है, पर बहुत फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए बेटा इसमें। अब आगे की ओर बढ़ते हुए, और ये हम लोग का एंड होगा, और ऐसी तरीके से क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, और वन शॉट और लगातार इधर जारी रहेगा कुछ बेसिक के थ्रू, और इसमें जो भी कैलकुलेशन मिस्टेक है उसको अवॉइड करना चाहिए। आप कैलकुलेशन करना आप चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक, इसमें मिस्टेक हो सकता है, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग है, तो मिस्टेक का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हो गया तो बहुत बड़ी बात है, हो सकता है, और ये हम लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। तो आपका कैलकुलेशन बट हमारे कैलकुलेशन से काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको ये दूसरा मौका नहीं मिलेगा, हमें तो बहुत मौके मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।